स्नाइपर की गेम बनाई, उसने गेम बना के रख दी और ओवरनाइट, मतलब लिटरली ओवरनाइट, वो कहता है यार मैं 2-3 दिन बाद जब मैंने अपना अकाउंट खोला, मेरे अकाउंट में पता नहीं $1 लाख आया हुआ था। तो ये जितने चाय के होटल में बंदे बैठे हैं, कोई ऐसा सिस्टम लगाए, वो सब फारिग बैठ के रील देख रहे होते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि वो गेम खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स चाहते नहीं है, लेकिन बहुत से ना स्टीरियोटाइप्स भी बने हुए हैं कि जी गेमिंग और गेमिंग वक्त का ज़िया। जितनी भी दुनिया के अंदर मूवीज बनती हैं, मूवीज अपनी मार्केटिंग के लिए गेम पब्लिश करते हैं। तो जो गेमर्स खेल रहे हैं उनके लोगो बना के देते हैं और पीछे सिर्फ लोगो बना, जैसे मेरा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, वो सिर्फ लोगो बना के दे रहे हैं। यूएन की तरफ से भी जो हमारे इंसानों के या जो ह्यूमन राइट्स के बेसिक वो है, तो उसमें एक एसडीजीज के अंदर ये भी है कि हर किसी को इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन इन गेमिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट। अब ट्विच प्लेटफॉर्म एक है, स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कुछ क्रिएटर्स हैं, दे मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अब सुबह से क्लास होती है 9 से लेकर 2 बजे तक, तो क्या वो 3 बजे के बाद भी आके ज्वाइन कर सकते हैं? अभी पाकिस्तान में एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो ये चाहता है कि वो इस इंडस्ट्री में आए, तो उसका बैरियर क्या है? उसको ट्रेन करने के लिए ट्रेनर्स नहीं है, या उसको पता नहीं है कहाँ पे, उसके पास वही हार्डवेयर का मसला और बाकी चीजों का मसला। सो दैट इज सॉल्व नाउ। तूफान आने से पहले ना हमेशा एक थोड़ी सी हवा आती है, और तो वो हवा पाकिस्तान में आ चुकी है। द रेवोल्यूशन इज अबाउट टू बिगिन फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल गेम विद तहसीन। आज की पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मेरे 101 स्किल्स होते हैं, आज हम गेमिंग पे बात करेंगे। हमने तो हमेशा सुना है यार गेम खेलने से टाइम ज़ाया होता है, लेकिन अब दुनिया बदलती जा रही है। ठीक है, अब गेम देख कर भी पैसे कमा सकते हैं और गेम खेल के भी कमा सकते हैं। इसमें तकरीबन हमने 9 से 10 तरीके डिफरेंट डिस्कस करेंगे, हम गेमिंग में कैसे पैसे कमा सकते हैं। मज़े की बात है कि हम एक जगह पाकिस्तान में आ चुकी है, हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, हम वहाँ जाके उसको समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। चले आइए मिलते हैं और जानते हैं कि हम गेम से कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम खबर भाई, इमरान भाई, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें बिफोर डाइविंग, बिकॉज मैंने सिर्फ बेसिक्स बताया है, तो पहले खबर भाई बता दें। सो मेरा नाम है खावर नईम, मैं करंटली प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ सेगा का। सेगा इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन, और ये गेमिंग एनिमेशन का सेंटर है जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है इन ऑर्डर टू प्रमोट गेमिंग और एनिमेशन का इकोसिस्टम। तो मैं उसका करंटली प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। जी, सो माय नेम इज सैयद बिलाल कासिम। मैं सीईओ हूँ एंड फाउंडर हूँ टेक्सोल स्पेस का, और उसके अलावा मैं मार्केट डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ सेगा के अंदर। तो टेक्सोल स्पेस बेसिकली इस पूरे जो सेगा का प्रोजेक्ट है, इसका मैनेजमेंट पार्टनर है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम नेटवर्क लिमिटेड जो है, दे आर लीड बिडर। उसके बाद हम मैनेजमेंट पार्टनर हैं। इसी तरह हमारे साथ सेक्शन सॉफ्ट हमारा ट्रेनिंग पार्टनर, एगॉन इज आवर आउटरीच पार्टनर, लम्स इज आवर इंक्यूबेशन पार्टनर, एंड देन वी हैव आइडियो फ्यूजन एंड सैब्लो स्टूडियो आल्सो एज आवर पार्टनर। अरे बहुत अच्छा हुआ। एक तो मुझे गेम से होता है कि जो बचपन में ना मेरी अम्मी ने कभी गेम नहीं खेलने दिया, बोला बेटा ये टाइम ज़ाया होता है, लेकिन वक्त के साथ इनोवेशन आ गई कि अब लोग पैसे कमा सकते हैं। तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद इट्स अ कॉम्प्लेक्स पार्ट, कि अभी भी शायद हम तो शायद तरक्की करके बड़े भी हो गए और हमें कोई रोकता भी नहीं है। तो आप उसको उस माइंड सेट को कैसे चेंज करेंगे कि वो आज भी कि भाई क्रिकेट नहीं खेलना टाइम ज़ाया होता है, या पहले मुझे आज भी आते वो छोटा छोटा सा गेम ऐसा यूँ खेलते थे, टाइम ज़ाया कर रहे हो, आखिरत में जो है ना तुम्हारे को लटका दिया जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट को आप कैसे बिल्डअप करेंगे? देखें, पेरेंट्स जो है ना, वो सबसे पहले तो उनकी सोच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपने बच्चे का करियर, उसकी ग्रोथ, और ये हर पेरेंट के अंदर नेचुरली एक चीज़ होती है। और पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो गैप है, उसकी वजह से पेरेंट्स अपने पुराने एक तरीके से सोच रहा होता है कि दुनिया जो है वैसी ही चल रही होगी, बट ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है। और बहुत सी चीज़ों को जिनको हम इररिलेवेंट समझते थे, आज हम एक पॉडकास्ट के या बैठक के सेटअप में अगर बैठे हैं और हमारी एक ऑडियंस है, तो ये शायद 10-15 साल पहले नहीं थी। और इसमें बहुत से पेरेंट्स से अगर आप कहें कि जी मैं यूट्यूब से मोनेटाइज कर सकता हूँ, तो वो विजन ही नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी डायनामिक और इवॉल्व हो चुकी हैं कि अब पेरेंट्स को भी थोड़ा रियलाइजेशन हो रही है कि बच्चे जो हैं वो जो उनकी पैशन एरिया है, जिस तरह से जो बच्चा गेम खेल रहा है, अब तो ये प्रूवन है रिसर्च से कि आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं और रोटरी मूवमेंट्स जो है, वो दोनों जो है आपकी अगर बेहतर हो सकती हैं तो वो गेमिंग से हो सकती है, और उसका फिजिकल आपकी वर्ल्ड में भी इम्पैक्ट है, फिर मेंटली भी यू गेट स्ट्रॉन्गर। तो
ओवर द टाइम मेरे ख्याल से जो सक्सेस स्टोरीज आई हैं गेमिंग और इस तरह की चीज़ों से, उससे बहुत सा पेरेंट्स को एक फीलिंग आई है कि यस देयर इज़ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस है हमारी। अगर आप एग्जांपल लें, टेकन एक ऐसी गेम है जिसके ऊपर पाकिस्तान अब दुनिया में डोमिनेट करता है, और उसके जो प्लेयर्स थे वो वही प्लेयर्स होंगे जिनको उनके पेरेंट्स ने भी कहा होगा कि क्या तुम जाके टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो आज वो इसी तरह से, मैं इससे पहले अपने पिछले रोल में पबजी मोबाइल का कंट्री हेड था, तो पबजी जो है वो उसके ऊपर ये काफ़ी इस तरह की बातें आती है कि जी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स जिनको हम पे करते थे वो लाखों में कमाते थे। फिर बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो कि कंपेटिटिव मैचेस खेलते थे। अब पबजी का एक टूर्नामेंट है जिसका ग्लोबल प्राइस पूल है $4 मिलियन। तो आप खुद सोचें, अगर वहाँ एक पाकिस्तानी टीम सिर्फ जा रही है तो उसको 25 से 50 हज़ार डॉलर सिर्फ एंट्री के मिलते हैं। तो इट्स अ करियर पाथ विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट, एंड सम ऑफ देम जिन्होंने चूज किया है वो उसको रिवॉर्ड हासिल हो रहा है। और इसमें जो है ये थोड़ा सा हमें एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि पेरेंट्स की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी और पेरेंट्स की भी, कि जो पेरेंट्स हैं वो अगर बच्चा यहाँ नहीं टाइम वेस्ट करेगा तो वो कहीं पे भी टाइम वेस्ट करेगा, तो उसको ना रीडायरेक्ट करना है। यानी उसकी एक रीडायरेक्शन करनी है कि अच्छा यार, तुम अगर ये गेम खेल रहे हो तो ये भी सोचो कि ये गेम किसी ने बनाई होगी। अब जितना टाइम तुम उस पर लगा रहे हो उससे उस गेम डेवलपर को भी फायदा हो सकता है। सो मोनेटाइजेशन फ्रॉम दैट इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और अगर मैं ऐड अप करूं इसमें, तो तहसीन भाई, आपने देखा होगा पिछले 20 साल में दुनिया कितनी तेजी से बदल गई। अगर हम जाते हैं 1718 से 1800 सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी थी उसके अंदर, उस दौर में, ठीक है। सो उस वक्त अगर आप इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को समझना चाह रहे हैं ना, तो हमें उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया दुनिया के अंदर, ठीक है। स्टीम रेवोल्यूशन था, आई थिंक वो स्टीम था फर्स्ट। स्टीम रेवोल्यूशन था या मैकेनिक्स का था, ठीक है, जहां पे ना इंजन बना, स्टीम इंजन्स बने, ठीक है। अब लोगों को नहीं समझ आ रही थी कि स्टीम इंजन से हम क्या क्या कर पाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक इसी से ही एक ड्राइव, एक और रेवोल्यूशन आया जिसको इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन कहते हैं। कि यार लोगों ने ये समझ लिया कि यार इस स्टीम इंजन से तो हम बिजली बना सकते हैं, जिससे तो हम अपनी लाइटें जला सकते हैं, उसे पंखे जला सकते हैं। फिर लोगों ने सोचना शुरू किया यार अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। तो एक थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का या कंप्यूटर्स का। यार वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनना शुरू हो गई, ठीक है। सेल फोन्स आ गए, टेलीफोन बन गया, एंड आप देखें वो एक पूरा कंटिन्यूअस एक जर्नी थी। अब थर्ड और फोर्थ, अच्छा पहले दो रेवोल्यूशंस में ये था कि उनको आने में बहुत टाइम लगा। आई थिंक 100 या 70 इयर्स लगे थे। एग्जैक्टली। बट अब अगर हम देखें कि यार जो थर्ड और फोर्थ के बीच में गैप है ना, वो 2 डेकेड्स का रह गया। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है इस दुनिया में, ठीक है। अब क्योंकि हमने सबसे पहले ये किया कि यार जो हमारा एनालॉग डाटा था उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, उससे डिजिटाइजेशन आई, फिर डिजिटलाइजेशन आई, ठीक है ना। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि यार अब हर एक चीज को आपने ट्रांसफॉर्म करना है। सो जो अब हमारे जो जनरेशन है उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि अगर आप उस पर अगर आप गौर करें कि वो सेकंड से वो थर्ड का जो सफर था ना, वो हमारे पेरेंट्स देख चुके हैं। तो उनको यही लगता था कि यार ट्रेडिशनली यार ये सिविल इंजीनियरिंग हो गई या डॉक्टर हो गया या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यही एक करियर पाथ है। इसके अलावा किसी को तो ये था 1890s में एग्जैक्टली दो ही पाथ थे आपके पास, डॉक्टर इंजीनियर। एग्जैक्टली। बट जब ये वाली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इट्स वर्ड्स आ गई तो लोगों ने रियलाइज किया थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कि यार इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। कंप्यूटर आया तो फिर वो बिल्कुल C-CAT, I-CAT, पता नहीं कौन से कैट बना दिया। एग्जैक्टली। फिर आप अगर वेब की देखेंगे यार, वेब की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई, तो वेब 1.0 आया, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते थे। फिर वेब 2.0 आया जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही जो खावर भाई बात कर रहे थे कि हम अब बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और ये इसी सारे जनरेशन से ही, मतलब वो उसी से ही डराइव हो रहे हैं सारी चीजें। तो अब जो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो रही है वो वेब 3.0 की तरफ हो रही है। अब वेब 3.0 और गेमिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, ठीक है। लेकिन पहले तो मैं वेब 3.0 समझना पड़ेगा इसके लिए।
हाँ ठीक है। तो वो कौन बताएगा आप पे? क्योंकि सबसे पहले तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट जो है ना, उसके अंदर दो काम हो रहे हैं। एक तो ये है कि इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज ए कनेक्टिविटी ऑफ ऑल द डाटा, और आप उस डाटा को सिर्फ एक्सेस कर सकते थे। और उसके बाद जो है अब वो एक्सेस जो है वो टू वे हो गया, अब जिसमें से आप लाइव जा सकते हैं। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन द अर्ली इन मुझे आज 2000s। याद है बीबीसी में, वो न्यूज़ में बात कर रहा हूँ सॉरी, जब उसने किया था लाइव, तो बीबीसी में इतना बड़ा चर्चा चलता था कि यार फेसबुक से बिल्कुल। लाइव कैसे जा रहे हैं क्रिमिनल, और वो मार्क ज़करबर्ग से लाइव पूछते थे कि भाई अगर क्रिमिनल ने गर्दनें काटना शुरू किया, हाउ यू गोना कंट्रोल। मैं कहा बात तो सही है, लेकिन क्या वो अब हमें इतनी बड़ी बात नहीं लगती है। और वो इसलिए है कि देखें, जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अर्ली अडेप्टर्स होते हैं, और फिर वो इतनी एक कन्वेंशनल चीज़ बन जाती है कि आज है भी फीचर, लेकिन बहुत से लोग वो फेसबुक लाइव और उस तरह से चीज़ें नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद देयर इज एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल, व्हिच इज ब्लॉकचेन, which is also something very unique। हमें तो सिर्फ ब्लॉकचेन के एक ही यूज केस है जो कि हम क्रिप्टो और करेंसीज में, बट blockchain is an underlying technology, and that technology allows a lot of structured connectivity and structured controlled flow of communication। और उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो गेमिंग की कम्युनिटी है, अभी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा वक्त 3.0 की। तो देखें, अभी मसला ये है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, अब मैं उस गेम को अपना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे उस टाइम का कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। ना मैंने वो गेम डिज़ाइन की है, ना मैं उस गेम पे इनपुट दे सकता हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो कि माइक्रो कम्युनिटीज़ जैसे से गेमिंग की है, किसी और चीज़ की, उनको बॉदर कर रही हैं। तो जब आपके पास ब्लॉकचेन जैसे की टेक्नोलॉजी आती है तो द इकोसिस्टम इज बिल्ट बाय द पीपल अराउंड देम। उसका मतलब ये है कि अब अगर मेरे पास एक एसेट है जो कि मैंने गेम में बाय किया, आई वॉन्ट टू ट्रेड इट ऑफ। मेरे पास एक मार्केट प्लेस होनी चाहिए और मैंने ये चीज़ें खरीदी नहीं है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आए मुझसे एक्सचेंज कर ले। अब ये चीज़ भी पॉसिबल, मार्केट प्लेस भी आ गई। फिर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे रिवॉर्ड मिले मेरे टाइम का। अभी पब्लिशर या जो भी जिसकी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, लेकिन व्हेन इट्स ऑन वेब 3.0 एंड इट्स ड्रिवन बाय दिस, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इकोसिस्टम में आ गया, ड्राइव हो बाय द पीपल इटसेल्फ। and this is where a lot of things change। but evolution जो है वो हमारा इतना abrupt हो रहा है that a lot of the people are skeptical कि ये कितने टाइम के लिए होगा, कब होगा, and that is where the opportunity is as well। Exactly। अच्छा चले पेरेंटिंग का भी डिस्कस में थोड़ा रोकता हूँ। मुझे जो बच्चे के एंड पे देखा ना, मेरा भांजा भी है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि वो सिस्टम कहाँ से खरीदेगा इतने महंगे महंगे, जब उसे अगर डेवलपिंग करनी है। दैट्स मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। शायद बच्चा अगर माँ बाप को मना ही लेगा आज के दौर में, तो वो कोई वीडियो दिखा के देखे अब्बा इतने पैसे बन रहे, इतने पैसे बन रहे, मैं भी बना लूँगा, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स मान जाते हैं। आज के दौर में रेजिस्टेंस इतनी नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है क्रूशियल पार्ट ये है कि वो कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है, वो कहाँ जाए। और ये एक बड़ा चैलेंज मुझे इस वक्त करने लगता है। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पाकिस्तान में सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर जैज़, और उससे पहले मैं तेलमार में भी काम करता था। तो एक टाइम था जहाँ पर हमारा मेन चैलेंज ये था कि ज़्यादा स्मार्टफोन्स नहीं थे, और जब ये 3G 4G के लाइसेंसिंग की बात हो रही थी, तो उस वक्त यही था कि यार इतने पैसे अगर हम गवर्नमेंट को देते हैं तो हमारा यूज़ केस क्या, हम पैसे कैसे बनाएंगे। तो उस ज़माने में एक कंपनी होती थी क्यू मोबाइल, आज वो गायब हो गई। वो क्यू मोबाइल जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लो एंट्री बजटेड फ़ोन का एक एंट्री दी मार्केट में, और उससे स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हुई। तो जो डिवाइस डिपेंडेंसी है ना, जैसा से आपने कहा, ठीक है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि पहले पीसी, कंसोल और ये इस तरह की चीज़ें बहुत मैंडेटरी थी फॉर समबडी हू यूज्ड टू वर्क ऑन दीज एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स। जो मोबाइल है, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप, और अब बहुत सी SaaS सर्विसेज या वेब बेस्ड सर्विसेज भी हैं, जिसमें से हम बात कर रहे थे कि फोटोशॉप जो है वो भी अब ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। यानी आप पहले एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, बट नाउ यू कैन गो ऑनलाइन एंड एक्सेस दैट वर्जन। बिल्कुल। पहले लाइसेंस लेना पड़ता था बड़ा, या फिर हम जुगाड़ करते थे। तो हम अभी भी करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एक्सेसिबल हैं थ्रू द मोबाइल फ़ोन। और एक जो
इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी गेमिंग और गेमिंग के प्लेटफॉर्म भी जैसे रोब्लॉक्स है। अब मैं अगर रोब्लॉक्स की बात करूँ तो रोब्लॉक्स इस वक्त इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि पाकिस्तान में, लेट्स से अगर मैं रोब्लॉक्स का डेवलपर बनना चाहता हूँ, I don't need a lot of fancy hardware and I can actually use the mobile and start building towards it. Yes, there are limitations, लेकिन पेरेंट्स जो है ना वो अगर आप एक सर्वे करें तो अगर आप पेरेंट्स के स्प्लिट लिखेंगे वो पैसे कहाँ खर्च करते हैं, तो प्रायोरिटी 1 हमेशा पेरेंट की यही होती है कि यार ये मेरे बच्चे की एजुकेशन पे लगे। अभी जो चैलेंज है वो ये है कि इस कैटेगरी को वो सीरियस एजुकेशन में नहीं ले रहे और वो ये समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी स्कूल की फीसेस हैं ये ही मेन वो है। बट आप देखें कि जिस तरह से अगर आपके पास एक सेटअप है जिसमें पॉडकास्ट माइक्स और ये चीज़ें हैं, इसका ROI आपके पास कितनी जल्दी आ गया, आपने कुछ प्रोडक्ट्स या पॉडकास्ट की हैं उसका आगे, तो मेरे ख्याल से वो जस्टिफिकेशन प्रोडक्ट की या उसकी इन्वेस्टमेंट की बहुत इजीली कवर हो जाती है अगर उसकी जस्टिफिकेशन बनाई जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि अभी आपने तहसीन भाई हमारा सेगा का सेंटर विजिट किया, हमें और ये कह रहा था आपने हाँ, इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, वो कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो तो मैं ताकि उसी लोगों की को तरफ पता आ रहा हूँ। हाँ। तो आपने विजिट किया, आपने देखा हमने कोई भी फैंसी हार्डवेयर नहीं रखा, हमने कोई GPU मशीन नहीं खरीदी यार वो ऑन तो प्रेमिसेस। वो अमेज है, वो तो है। हाँ, अब उसका रीजन क्या था? बिकॉज आप अगर अब हम उसको कैपेक्स वाइज डिवाइड करते हैं, वो आइडिया किसका था पहले तुमने इसमें? अच्छा, वो आइडिया बेसिकली इग्नाइट की तरफ से हाँ। फ्लोट हुआ था। तो इग्नाइट ने कहा कि हमें रेंडरिंग क्लाउड पे चाहिए। अच्छा, आई यूज्ड टू वर्क विद हुआवे क्लाउड, तो हमने उस वक्त हुआवे क्लाउड ने पिच किया था। तुम सुन लो ये वाली चीज, समझ लो ये चीज अभी तुम्हें दिखानी भी है, मतलब हाँ। ये बड़ा बेस था। सो हुआवे क्लाउड ने बेसिकली आइडिया लेके आए थे इस मार्केट के अंदर कि यार आप लोग सारी चीजें जो है वो लोकलाइज, जो आप लोकल कंप्यूट यूज कर रहे हैं, नहीं यार आप इसको क्लाउड पे ले जाओ, ये रेंडरिंग वाले पार्ट को स्पेसिफिकली। और वहां से हमने आइडिया पिकअप किया, वहां से हमने एक वो किया, सारी वर्किंग की। तो वी रियलाइज कि यार हार्डवेयर की जो हमारी कॉस्ट है उसकी ROI है वो बनती नहीं है। ठीक है, मेरे सेंटर के लोग ना 24 घंटे मशीन्स नहीं यूज करते, वो दिन में ट्रेनिंग के फॉर एग्जांपल बच्चे आते हैं वो 3 घंटे के लिए यूज करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे जो रेंडरिंग लैब्स बनी हुई हैं वो भी 24 घंटे का यूजेज नहीं है उनका। सो हम क्यों ना ऐसा मॉडल अडॉप्ट करें जहां पे हम कैपेक्स से ओपेक्स की तरफ आए। अब अगर हमने कैपेक्स पे इन्वेस्ट किया होता है, इन केस हमें हाई एंड CPUs लिए होते, तो आपको अंदाजा है आजकल बहुत बेसिक भी अगर आप GPU मशीन एनवीडिया पे जाते हैं तो आपको 10 लाख से कम की मशीन ही नहीं मिलती। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बन जाती है। 1-8 करोड़ तो ऐसी 1-8 करोड़ तो 10 कंप्यूटर्स पे आपके लग गए, आपको 50 की लैब बनानी है, 8 का रेंडरिंग स्टूडियो बनाना है, तो आप कवर ही नहीं कर सकते। और फिर उसकी मेंटेनेंस कितनी मुश्किल है। सो इस वजह से हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इनको थिन क्लाइंट के थ्रू क्लाउड से कनेक्ट करें। इस वक्त हम अली बाबा का क्लाउड यूज कर रहे हैं इसके लिए, और उनकी सारी अब हमारा कोई हेडेक ही नहीं है, ना मुझे इंटेंसिव लोग चाहिए उसको रन करने के लिए, और ये सब कुछ ऑन क्लाउड हो रहा है। वहां पे ऑनलाइन GPU एक्सेसिबल है, हम जितना यूज करते हैं हम उतना पे करते हैं। भाई इसमें ये आता है कि क्या फाइल्स मूव करेंगी, पहले फाइल्स क्लाउड पे लॉगिन करना पड़ेगा या वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो? अच्छा, वो बेसिकली आपको क्लाउड PCs मिल रहे हैं जो कि जिसके बैक एंड पे GPU लगा हुआ है। सो वो आप ये समझिए कि वो आपका एक कंप्यूटर है, आपका एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, बट आपका डेस्कटॉप यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, वो किसी और के सर्वर में दुबई में या सिंगापुर में पड़ा हुआ है। यस, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर हम, मुझे एक सवाल ही बनता है कि जब कोई भी गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है तो क्या वो ये तो आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको डिप्लॉय किया है, तो क्या वो उसको घर पे भी डिवाइस को यूज कर सकता है? मेरा बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप ऑल यू नीड, आप इवन उसको ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो। आप ब्राउजर पे जाओ, उसका एक लिंक होता है, आप वो खोलते हो, या उसका एक सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टलाइन, आप अपने पास डाउनलोड करो, और उसके थ्रू आप कोई भी विंडोज का मशीन आपको चाहिए, आपको लिनक्स की चाहिए, आपको CentOS की चाहिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की चाहिए, आप वो क्रिएट करो। 5 मिनट में क्रिएट होती है, 2 मिनट में चल जाती है। ठीक है, तो आपका टोटल जो मतलब मशीन को लाइव करने, आपको किसी लंबे चौड़े वेट का भी एक और प्रॉब्लम सप्लाई चेन की भी आती है ना, कि अवेलेबिलिटी नहीं होती। आपको GPU चाहिए, आपको US से मंगवाना पड़ता है। मतलब मैंने खुद अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि यार वो US का वेट कर रहे हैं, यार कब US से आ रहे हो, यार वो मेरा GPU ले आओ NVIDIA का। ठीक है, वो 5080 मेरे पास वो US में मैंने खरीदा हुआ है,
$2,500 का, वो प्लीज ले आना। अच्छा, वो फिर लाने में आपको एक से ज्यादा डिवाइस अलाउड नहीं करते, अक्सर ये भी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आते हैं। और फिर वो जब यहाँ तक पहुंचता है, उसको असेंबलिंग में कितना टाइम लगता है। इसमें आपको फायदा ये है कि 5 मिनट के अंदर आपकी मशीन तैयार और आप शुरू हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो सबसे मुझे लगता है इनोवेटिव आइडिया कि जो शायद लोगों को आइडिया भी नहीं था कि ये $1 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई है। तो मुझे आप बताएं कि स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि नंबर्स जो है ना बड़े अट्रैक्ट करते हैं ना। बिल्कुल। तो अभी कितने, इसकी कोई बैकग्राउंड बताएं। अच्छा, इसका मैं आपको अगर बैकग्राउंड बताऊं तहसीन भाई, इसमें हम सबसे पहले आपको ना मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि अनटैप्ड मार्केट कितनी है अभी इसकी। इस वक्त अगर आप ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो आपको ये पता लगेगा कि यार हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या तो उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो हम जिन नंबर्स की बात करेंगे आप ये समझें कि वो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर्स हैं। अगर हम गेमिंग और एनिमेशन के मार्केट साइज की बात करें ग्लोबली तो वो $500 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं रैपिडली इंटरनेट का रेवोल्यूशन जिस स्पीड से जा रहा है, स्मार्टफोन की अफोर्डेबिलिटी की अगर आप बात करें वो बहुत सस्ते हो गए हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखेंगे तो अगले 10 साल के अंदर मतलब आई बिलीव कि हर किसी के पास, एंड इवन यूएन की तरफ से भी जो हमारे इंसानों के या जो ह्यूमन राइट्स के बेसिक वो है, तो उसमें एक एसडीजीज के अंदर ये भी है कि हर किसी को इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स में आ गया। यस, दिस इज अ बेसिक राइट ऑफ अ ह्यूमन। This is a basic right of a human that he should have an रोटी internet. कपड़ा मकान के बाद इंटरनेट। Exactly. हम नारा जगा सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान। नहीं, इसका सीक्वेंस भी शायद चेंज हो जाए कि कुछ लोगों के लिए तो रोटी कपड़ा और फिर इंटरनेट फिर मकान। इंटरनेट आएगा तो फिर रोटी कपड़ा मकान सब आएगा। रिवर्स कर सकते। So अब वो जो अनटैप्ड मार्केट है, आप सोचिए अगर वो 10 साल में उनके पास भी सेल फोन्स आ गए, उनके पास भी इंटरनेट का एक्सेस आ गया, तो आपकी इंडस्ट्री का साइज तो यही खड़े खड़े $1 ट्रिलियन का बन गया। और जिस तरह हमने खावर ने भी बात की वेब 3.0 की, अगर आप वेब 3.0 के नंबर्स को भी मिला लें, जो कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, प्ले टू अर्न कर दें, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी बनती है जिसका आप कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब 1.5 ट्रिलियन तो जो मैकेंजी की आप देख लें तो वो कहते हैं कि यार 1.5 ट्रिलियन तो ये शायद 2035 तक ये इंडस्ट्री बन जाए। तो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, ठीक है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान इस कंपैरेटिवली इस मार्केट में बहुत छोटा प्लेयर है, बिकॉज हम अगर देखें तो कभी गवर्नमेंट ने ना इस पे कोई इस तरह का इनिशिएटिव नहीं था, कभी इन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। ये सारे हमारी तरह के यंग लोग थे जो पैशनेट थे गेमिंग के हवाले से, एनिमेशन के हवाले से। हमने खुद से सब कुछ सीखा, हमने खुद से स्टूडियोज बिल्ड किए, हमने खुद से मोनेटाइजेशन मॉडल समझा, और वो करते 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 इस इंडस्ट्री को हम $500 मिलियन तक ले गए पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि यार क्यों ना हम कोई इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करें। और उस इंडस्ट्री के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप ऐसा कुछ करो कि यार आप एक इकोसिस्टम क्रिएट करो। बिकॉज हमेशा आप ना अगर लोगों को पैसे दोगे ना, ठीक है, तो वो उनकी आदत खराब हो जाती है। ऐसे ही है, आप लोगों को एजुकेट करो, ठीक है, आप उनको इस काबिल बनाओ कि वो पैसा बनाना शुरू कर दें, ठीक है। तो हमारे सेगा का मकसद भी यही है कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दें, वो एनवायरनमेंट दें, वो इकोसिस्टम दें कि यार इस इंडस्ट्री को हम पाकिस्तान में 500 मिलियन से $5 बिलियन पे ले जाएं। पता नहीं, आपकी बात करते करते मैं सोच रहा था ये जितने चाय के होटल में बंदे बैठे हैं, कोई ऐसा सिस्टम लगाए, वो सब फारिग बैठ के रील देख रहे होते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि वो गेम खेलते रहे, तो इकोनॉमी भी ग्रोथ कर जाएगी। पता यार, देखे दिमाग में हो सकता है कोई कर दे। जैसे मैंने अक्सर देखा, पहले क्या होता था कि वो स्नैक वाला गेम, फारिग बैठे होते तो लोग स्नैक वाला गेम, आपको याद होगा नोकिया के अंदर, तो ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए कि वो जब स्क्रॉलिंग करे तो फिर गेम चलता रहे, उसके पॉइंट गेनिंग मिलता रहे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, प्ले टू अर्न गेम्स तो बहुत सारी हैं। अब उस पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ना रेगुलेशंस का है कि उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। अच्छा, फिर गेमिंग कॉइन्स का एक और मसला ये है कि आप अगर गेमिंग कॉइन की बात करते हैं, वो थोड़ा सा टेक्निकल, मैं जाना नहीं चाह रहा, बट आपने सवाल बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया।
सो क्योंकि जो अगर आप कोई फॉर एग्जांपल गेमिंग की बात करते हैं तो अगर आप कोई कॉइन बनाते हैं ना आपको डेफिनेटली कॉइन बनाना पड़ेगा। तो ये हैगा कि मेरा बार जो मेरा नाई है ना वो लोगों को बीच में फ्रॉड भी हुआ। ये क्या कर रहे थे, तो कोई आपको बताता हूँ। हाँ, वो कोई वीडियो चला के बैठा देते थे और बोलता था यार तू भी। मैंने बोला भाई मैं इंटरनेट का आदमी, बताया टोटली फ्रॉड है। तो वो पीछे वीडियो देखता रहता तो उसको कॉइन ऐड होते रहते थे, वो वीडियो देखता रहता था तो कॉइन ऐड होते थे। मैंने कहा किसी दिन नंबर, तो पहले उसे 3000 जमा कराया, फिर जज्बात में उसको 1200 आ गए। तो मैंने कहा नहीं अब मैं 5000 वाला गेम खेलूंगा। तो फिर 5000 आ गया। फिर क्योंकि बार की शॉप है तो कंटिन्यू क्लाइंट आता रहता है और हर किस्म का बंदा था, तो उसने खुद भी किया। फिर सारे दोस्तों को भी कहा देखो यार 3000 आ गए। 3000 के चक्कर में 50,000 ड्राइव करा दिया उसने। अब 50,000 के बाद उन सबके पास 2-2, 3-3 हजार आ गए। अब वो फिर पूरी दुकान है ना, और यार कोई तकरीबन 50-100 बंदा सब लगा हुआ है, मैं पूरा मोहल्ला हमारा लगा हुआ है ना। तो थोड़ी दिनों के बाद देखा मैंने सब रो रहे। यार ये तो हो रहा था ना। देखिए जो गेम्स है ना, आप थोड़ा सा उसको अगर हम इसी स्टोरी को लेते हैं, बेसिकली जो एंटरटेनमेंट की फॉर्म्स है ना वो भी ओवर द टाइम चेंज होती रही है। पहले जब टिकटॉक और ये नहीं थे तो आपके पास गेम्स वर द ओनली मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, और वो भी इवॉल्व होती रही। इतनी इमर्सिव नहीं थी, फिर इमर्सिव शुरू हो गई। फिर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ज़माने में लैन पे ऊपर जो है काफ़ी जो है ना काउंटर स्ट्राइक और इस तरह की गेम्स जो थी वो खेली जाती थी। सो पहली तो चीज़ ये है कि एक नेचुरल गेम खेलने की उसकी एपेटाइट है। और जो स्कैम की आप बात कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट इस तरह से किया कि वो पिरामिड स्कीम्स जो इस तरह की होती हैं उनको इस एम्बिट में करते हैं और बड़ा फैंसी लगता है कि अच्छा यार मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे कुछ कॉइन्स मिल रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया और फिर इवेंचुअली रेफरल का वो किया। तो इस तरह की चीज़ें नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ये ग्लोबली भी हो रही हैं और ग्लोबली स्कैम्स भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत से ना इस तरह के प्रोटेक्शन के राइट्स और वो जगह हैं ही नहीं जहाँ पर वो जाके इस चीज़ को रजिस्टर करें, कंप्लेन करें। और हमारा जो PTA है दैट्स वेरी एक्टिव इन आइडेंटिफाइंग दीज। और बहुत सी चाइनीज़ कंपनीज ये प्रोडक्ट्स लेके आई हैं और उन्होंने क्या किया कि इजी पैसा जैस कैश की इंटीग्रेशन की और उन इंटीग्रेशन से फिर इवेंचुअली वाइंड अप करके ले गए। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देयर आर जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स विच रिवॉर्ड यू फॉर बीइंग एक्टिव ऑन देयर प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट सब्सटेंशियल, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतने पैसे डालें और फिर बहुत ही वो हो जाएं। लेकिन एक तबका है जो अनएजुकेटेड है और उस तबके को एक्सप्लॉइट बहुत इजीली किया जा सकता है और वो होते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। यूएस का एक स्टार्टअप है बाय द वे, अब आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट वो यूएस का स्टार्टअप, उसका आइडिया ये है कि वो आप इंटीग्रेट करें अपने ब्राउजर के अंदर और बेसिकली जब आपको कोई ऐड दिख रहा होता है ना तो वो आपका डेटा सेल हो रहा होता है। सो उन्होंने इसको मोनेटाइज किया हुआ था कि आपके बाद अगर आप कोई ऐड देखते हैं ना तो वो ऐड के पैसे सिर्फ उस कंपनी के पास नहीं जा रहे हैं जो आप को ऐड दिखा रहा है, उसका राइट आपका भी है, तो वो आपको भी पैसे मिलते हैं। और उस पे ये एक स्टार्टअप था ड्रैगन डैन के अंदर, अगर आपने वो प्रोग्राम कभी देखा हो। पुराना है बहुत ये बात। बिल्कुल ये तकरीबन 2012 की आई थिंक बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं बहुत सारी और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते रहेंगे। मतलब आपको देखेगा बहुत सारी चीजें इस तरह की इवॉल्व होके आ रही होंगी हमारे पास बहुत जल्द। अच्छा, इसमें हम दो सिनेरियो मुझे इस वक्त लगते हैं, एक तो पेरेंट्स के एंगल पे लगता है, दूसरा जो आना चाहे स्टूडेंट के एंगल पे लगता है। तो ये दो एंगल, अगर हम इन दोनों एंगल पे अगर हम बात करें तो पेरेंट्स पे तो शायद कहीं ना कहीं हम कर लेंगे। बच्चों के एंगल में हमने डिस्कस करा है कि पैसे का मसला है, नंबर थर्ड अवेयरनेस का मसला है, इसको हम थर्ड भी कर सकते हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो सबसे पहले चैलेंजेस अगर हम देखें पेरेंट्स के एंगल पे, तो उसमें हमें कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं और क्या चीज़ अगर वो बच्चा सुन रहा है तो वो क्या ऐसा मैसेज अगर बन रहा है ना, आप मैसेज दें कि वो ले जाके दिखा दे, अम्मा देखें इतने मिलियन की इंडस्ट्री मुझे जाने दें। और सैगा के अंदर हमारे पास आज ऑप्शन मौजूद है, मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, वहाँ जाए और वो जा सकता है। अगर या वो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी मौजूद है, कराची यूनिवर्सिटी में आता है बच्चा या NID में आता है या जा सकता है वो उर्दू यूनिवर्सिटी में जाएगा, रोड एक ही है, वही 2 किलोमीटर के अंदर, तो वहाँ का पूरा बच्चा आपके साथ आ सकता है। तो वो क्या माइंडसेट लग क्या है, किस वक्त खुला होता है। अच्छा, उसमें देखिए मैं आपको ना सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना, आप सक्सेस स्टोरीज दिखाओ। जब तक आप सक्सेस स्टोरीज नहीं ग्लोरीफाई करोगे ना पाकिस्तान में, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं तो मेरा अपना एक क्लास फेलो जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था,
कोविड में उसको जॉब से निकाल दिया। उसको गेम बनाना आता था कि यार गेम्स कैसे बनती हैं। अच्छा, वो पेशावर का लड़का था, तो वो वापस गया पेशावर, एंड ही वाज फ्रॉम लाइक अ वेरी, मतलब नॉर्मल सी फैमिली थी, मिडिल क्लास, मतलब हैंड टू माउथ वाला सीन था उनका। नाउ अब अगर किसी ने आपको लाहौर चक्कर लगा, सो द कंपनी नेम इज माइनर बग्स। अब उसके बाद 50 बंदा बैठा हुआ है। अब उसकी स्टोरी ये है कि यार उसने वापस जाके जॉब छोड़ने के बाद उसने एक गेम बनाई, पब्लिश कर दी, एक और गेम बनाई, पब्लिश कर दी, और उसके पास रेवेन्यू आना शुरू हुआ, और एक्टिवली रेवेन्यू आना शुरू हुआ। मतलब उसकी एक गेम फौरन ही हिट कर गई, और इतनी हिट की कि उसने वापस लाहौर आया, 20 बंदे हायर करके बिठाए, ठीक है, और 3 साल के अंदर 100 बंदों तक उसकी कंपनी पहुंच गई। इसी तरीके से जो हमने गेम डेवलपमेंट जहां से स्टार्ट की, तो हमारे एक टीचर थे, उनकी स्टोरी ये थी कि वो इस्लामाबाद इंटर्नशिप पे गए थे किसी क्लाउड कंपनी में। उस वक्त क्लाउड का बड़ा शोर मचा हुआ था 2015-14 में। तो उसने वो इंटर्नशिप स्टार्ट की, और उसने गेम डेवलपमेंट बाय, मतलब वो होता है ना कि बंदे को शौक होता है बच्चे को, तो उसने अपने शौक से वो स्किल सेट सीख ली। और वो उसने गेम बना के स्नाइपर की, मुझे याद है वो बताता था हमें, हम गूगल प्ले स्टोर पे रैंक हो गई। उसने स्नाइपर की गेम बनाई। अब उसको नहीं पता, उसने गेम बना के रख दी, और ओवरनाइट, मतलब लिटरली ओवरनाइट, वो कहता है यार मैं 2-3 दिन बाद जब मैंने अपना अकाउंट खोला, मेरे अकाउंट में पता नहीं $1 लाख आया हुआ था। अब वो परेशान कि यार ये कहाँ से आ गया, ये कोई बग है या ये क्या मसला है। बट इस तरह की स्टोरीज को जब ग्लोरीफाई करेंगे, और ये जब पेरेंट्स, बच्चे जाके अपने पेरेंट्स को इस तरह की लोगों से इंटरेक्ट करवाएंगे, तब पेरेंट्स को आई थिंक समझ आएगी कि यार ये कोई, इट्स नॉट अ स्मॉल गेम, इट्स एक और मेरे पास आ रहा है कि अगर वो ऐसे बता देंगे सबसे पहले नॉन मैक्स ने गेम ही बनाया था, आई थिंक मुझे जाता, वो सबसे पहले उसने वो गेम बना के ही बेचा था, मुझे ऐसा लगता है इनिशियली। अच्छा, गेम उसने कुछ बनाया था कुछ। अच्छा, उसका तो आई डोंट नो, बट स्लैक जो कंपनी है, स्लैक वाज अ गेमिंग कंपनी इनिशियली, और इनका गेमिंग नहीं चला अनफॉर्चुनेटली, बट वो उसकी एक स्टोरी है। अदर देन दैट, एंग्री बर्ड सबसे बड़ा आई थिंक सक्सेस स्टोरी है ग्लोबली। एंग्री बर्ड अपनी कंपनी बंद कर रही थी। एंग्री बर्ड ने बहुत सारी गेम्स बनाई। एंग्री बर्ड 1 अगर आप देखें वो नहीं चली, एंग्री बर्ड 2 चली। उन्होंने बहुत सारी गेम्स बनाई, नहीं सक्सेसफुल हुए। आखिर में उनके आखिरी 4 साल की फंडिंग खत्म हो रही थी, उन्होंने एंग्री बर्ड 2 बना दी, और वो देखें वो एक ग्लोबल आईपी बन गया। आप तो, क्योंकि आपको तो मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस है, कितने लोग को वो एंग्री बर्ड का कैरेक्टर यूज करते होंगे दुनिया में, शर्ट्स पे बना हुआ है, लोगोस लोग कहाँ यूज कर रहे हैं। एंग्री बर्ड के तो कैंडी क्रश था फिर बीच में, वो तो मैंने देखा एयरपोर्ट पे भी लोगों, वो तो बहुत ही लूडो स्टार हो गया, कितनी बड़ी गेम। हाँ, लूडो तो मैंने भी खेला अभी, बिल्कुल। वो कहीं किसी के देखिए गेमिंग जो है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स भी नहीं खेलते। यानी आप अगर लॉजिकली देखें तो गेमिंग की ना कोई एज ग्रुप नहीं है। हम ये सबसे बड़े भी खेल रहे हैं, खवातीन भी खेल रही हैं, इवन अगर आप पेरेंट्स को देखें तो पेरेंट्स के फोन में भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से गेमिंग इज, और वो एग्नोस्टिक भी है। यानी मिसाल के तौर पे आप सिंध में भी वही गेम खेल रहे हैं क्योंकि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप किसी और कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पर भी वही गेम खेल रही है। उसकी रीज़न ये है कि गेमिंग जो है ना वो एग्नोस्टिक है, एज एग्नोस्टिक भी है और डेमोग्राफिक भी है। लैंग्वेज इशू भी नहीं है, आपको समझ आ जाती है कि यार अच्छा मैं यूं करूंगा तो यहाँ जाएगा, और दैट्स इंस्टिंक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि और पेरेंट्स सबसे जो इम्पोर्टेंट उनके लिए चीज़ है वो ये है कि डायरेक्शन। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो ख़ुद भी क्लियर नहीं होते कि वो उन्होंने एज अ करियर पाथ करना क्या है। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। बच्चों को आज के दौर में विद AI टूल्स एंड एवरीथिंग दे नीड टू गो ऑनलाइन एंड चेक कि यार हमारे लिए पोटेंशियल एरियाज क्या हैं मेरी स्किल सेट या स्ट्रेंथ के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्टिस्टिक या एस्थेटिक सेंस मेरे नहीं है तो मेरे लिए वो करियर पाथ जहाँ पर वो डिपेंडेंसीज है उसके ऊपर चाहे मैं AI टूल्स और यूज़ करूँ बहुत लिमिटिंग होगा। इट्स नॉट दैट इज़ इम्पॉसिबल बट इट्स लिमिटिंग। बट जहाँ मेरा इंक्लिनेशन है, हमने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स टाइम गेमिंग के अंदर इनक्रेडिबली हाई है।
अब वो बच्चा जो है वो गेमिंग कॉम्पिटिशन्स में आप शायद अंडरस्टैंड भी ना कर सकें कितनी जल्दी वो प्रीएम्प्ट कर रहा है कि कौन सा बंदा आ रहा है और मैंने कैसे अपना मनूवर करना है। सिमिलरली चेस है या ये मुख्तलिफ हर तरह की गेम्स है। सो पहली चीज़ तो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल पाथ्स, और उसके लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी वर्कशॉप्स, ऐसी चीज़ें हैं जिनके आके उनसे वो डाटा या वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन पेरेंट्स आर वेलकम। आज हम एक आने से पहले एक बच्चे से मिले जिसके पेरेंट्स भी उनके साथ आए हुए थे, फादर, और वो छुट्टी करके आते हैं सिर्फ उन क्लासेस को उस बच्चे को दिलवाने के लिए, क्योंकि ही नोस कि उनकी उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, पेरेंट्स की वो पैसा नहीं है, वो वक्त और अटेंशन है जो कि सही टाइम पे उसको चाहिए। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स चाहते नहीं है, लेकिन बहुत से ना स्टीरियोटाइप्स भी बने हुए हैं कि जी गेमिंग और गेमिंग वक्त का ज़िया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्चुअली ट्रू भी हो सकती हैं कि, लेकिन हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो है कि रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन कंजम्पशन, बिकम अ क्रिएटर सो दैट what you produce becomes a consumption for others। और आप जो गेम आज खेल रहे हैं वो किसी ने तो बनाई है, वो भी पैसे बना रहा है। आपको जो एड्स नजर आते हैं, और ये बहुत इंट्यूटिव इसलिए है कि देखें आपकी जो अभी जनरेशन है ना बच्चों की। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक करियर पाथ है। देखिए, कंटेंट क्रिएशन इन गेमिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। आप ट्विच प्लेटफॉर्म एक है, स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कुछ क्रिएटर्स हैं, दे मेक millions of dollars। What they do is they're just playing games and they're talking and having a community। और ये कंजम्पशन कंटेंट की ना, अब जैसे पॉडकास्ट एक फॉर्म ऑफ कंटेंट कंजम्पशन है, पहले शायद इतना पॉपुलर नहीं था, अब है। बहुत सा कंटेंट इस तरह से भी कंज्यूम होता है कि पीपल डोंट वांट टू प्ले द गेम, दे जस्ट वांट टू सी समवन प्लेइंग द गेम। और आप देखेंगे एक एज ग्रुप के अंदर ना बच्चे लोगों को देखना चाहते हैं कि वो खेल रहे हैं, और ये कंटेंट क्रिएशन का भी एक पाथवे है। सो यू कैन आइडेंटिफाई कि यार अच्छा मैं ये काम भी कर सकता हूँ। सवाल करता हूँ ना कि ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पास कितने पाथवे हैं टू अर्न द मनी, लाइक फॉर द कि हम गेम में कितने पाथवे, जैसे आपने कंटेंट का बताया, डेवलपिंग का बताया, ठीक है, और आई एम नॉट श्योर कि कितने पाथ हो सकते हैं। अगर ये सवाल बने कि हम, मेरे ख्याल से देखें, अगर हम पाथवेज की बात करें तो दो डब्बे हैं, दो साइड्स हैं हमारे पास। एक तो है कि हम कंजम्पशन साइड पे आते हैं, और एक है जो कि हम डेवलपमेंट साइड पर आ गए। ठीक है, सो मेरे ख्याल में कंटेंट क्रिएटर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। जैसे इन माई प्रीवियस रोल आई यूज्ड टू वर्क फॉर PUBG मोबाइल, तो वहाँ पे एक चीज़ होती थी वॉच पार्टी। अब वॉच पार्टी ये होता था कि एक टूर्नामेंट चल रहा है और कुछ लोग खेल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं लाइव आ जाऊँगा और अपने जो स्क्रीन है यूट्यूब पे, मैं वो टूर्नामेंट चल रहा होगा और अपने दोस्तों से कहूँगा आओ मेरे साथ ना ये मैच देखो। अब ये वॉच पार्टी हो गई। अब टू बी ऑनेस्ट, ये वॉच पार्टी जो है इसकी व्यूअरशिप शायद उस मैच की व्यूअरशिप से ज़्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि अब मैं इंगेज भी कर रहा हूँ, चिप्स खा रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ। नाउ माई ऑडियंस जिस तरह से हम आजकल टीवी भी मतलब फ़ोन के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये फॉर्म ऑफ कंटेंट वो है। अब आई डोंट नीड टू बी अ गेमर, मेरी एक ऑडियंस है जो गेमिंग की है, मैं उनसे कह रहा गेम मैच चल रही है, मैं शायद तबसरा भी कर लूँ, यार उसने ये कर दिया वो कर दिया, बट मोर इम्पोर्टेंटली दे आर एंगेज विद मी। सो कंटेंट कंजम्पशन एक होगी, फिर आप इन्फ्लुएंसर्स भी बन, कंटेंट क्रिएशन भी तो हो गया ना, जो क्रिएट कर रहा है वीडियो। हाँ, अब कंटेंट क्रिएशन में आपके पास देखें, जैसे डकी है, डकी स्टार्टेड वर्किंग इनिशियली इन द गेमिंग, ठीक है, और गेमिंग के अंदर उसने जब बनाया तो उसने इवॉल्व करके व्लॉगिंग में चला गया। तो पॉइंट बीइंग कि जो गेमिंग है वो आपकी एक तरह से रिफाइनमेंट है टुवर्ड्स इन द कंटेंट क्रिएशन बिजनेस, और आप गेम प्लेयर भी हो सकते हैं, गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद कॉस्प्ले आ जाता है, यू कैन बी अ कॉस्प्ले, यू कैन आल्सो बी अ क्रिएटर ऑफ यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट विद इन गेमिंग। तो ये एक ये स्पेयर है। दूसरा जो है वो है आपकी जहाँ पर स्किल सेट आ जाती है, जहाँ पे आपकी गेम डेवलपमेंट है, गेम के कैरेक्टर की डिज़ाइंस हैं, गेम के एनवायरनमेंट्स के डिज़ाइन हैं। आप कहते हैं कि यार मुझे पूरी की पूरी चीज़ें नहीं आती, बट मैं एक स्टोरी बना सकता हूँ गेम की, वहाँ पे आपके पास प्री प्रोडक्शन आ जाती है। आप एक टूल स्पेसिफिक चीज़ पे आ जाते हैं, आप कहते हैं मैं ब्लेंडर, माया, इस तरह के सॉफ्टवेयर पे वेल वर्स्ड हूँ, वो आपकी चीज़ आ जाती है। आप कहते हैं यार मुझे ये सब भी नहीं आता, मुझे 3D के कैरेक्टर्स और एनिमेशन बनाना आता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पाकिस्तानी कंपनीज करती हैं वो है क्वालिटी एश्योरेंस।
ठीक है, आप कहते हैं गेम टेस्टर हूँ। अब जैसे हमने कुछ अर्सा पहले, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, वी यूज्ड टू हायर गेम टेस्टर्स। तो हमें ये था कि यार हमने एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी टेस्टिंग करें। अब वो टेस्टिंग जो है उस बंदे का काम सिर्फ कि यार वो बिहेवियर टेस्ट करके हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपकी चीज़ आ सकती है। एक बहुत बड़ी बिजनेस में कंपनी जानता हूँ जो कि सिर्फ करैक्टर बना के दे रही है गेमिंग के, और वो 100+ एम्प्लॉइज हैं। ब्रांडिंग बिल्कुल ऐसा और मैं खुद जानता हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा, तो अब ये जिस तरह से ये वाली टेस्टिंग अब मैं गया था, उनको पूरा देखा, वो सिर्फ गेम के सिर्फ बोलने ना, जो गेमर्स खेल रहे हैं उनके लोगो बना के देते हैं, और सिर्फ लोगो बना, जैसे मेरा एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, वो सिर्फ लोगो बना के दे रहे हैं। जैसे आप गेम खेल रहे हैं, आपका कोई कैरेक्टर बना देंगे और उसको टी-शर्ट पे लेके जाना, कि इस पे वो सारा बना के $300-500 तक की जॉब चार्ज करते हैं। बिल्कुल ऐसा। और इसी तरह की एक बहुत बड़ी मार्केट है कैरेक्टर्स की भी ना, कि फॉर एग्जांपल आपको 3D एनिमेशन आती है, आपको 3D कैरेक्टर बनाना आता है, तो आप कैरेक्टर बनाओ और दुनिया को नहीं, वो मार्केट प्लेस पे डाल दो। आप उसकी अपनी एक IP रजिस्टर कर दो कैरेक्टर की, और आप मार्केट प्लेस पे डाल दो, लोग खरीदते हैं उसको। मैंने गेम बनानी है और मुझे कोई कैरेक्टर चाहिए जो कि आपसे, जो मेरा जो स्टोरी है उससे रिजेंबल करता है, तो मैं जाके सर्च करता हूँ, और अगर वो मेरी स्टोरी से रिजेंबल करता है तो मैं उस कैरेक्टर को खरीद के अपनी गेम में यूज कर सकता हूँ। क्योंकि इसमें आपको कॉपीराइट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो आपको वो राइट सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, तो आप वो कंटेंट, वो जो कैरेक्टर है वो आप खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आप फरारी है, बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं, आपको कोई गाड़ी यूज करनी है, सो यू हैव टू एक्चुअली बाय दोज एसेट्स। इसको एसेट्स कहते हैं गेमिंग के टर्म्स में। तो आपको ये एसेट्स खरीदने होते हैं। सो इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिकॉज जितनी गेम्स बनती हैं उन सब में ये चीजें यूज होती हैं। सो ये बेसिकली इन्हीं कैरेक्टर्स को, इन्हीं एसेट्स को यूज करके गेम बन रही होती है। तो आप सोचें कि अगर दुनिया में अगर 100 मिलियन गेम्स हैं, मूव कर देना चाहिए, डिजाइनर को भी मूव कर देना। अगर हम समराइज करें तो एक तो हमारे पास हो गए कंटेंट वॉचिंग वाले हो गए, बिल्कुल, ठीक है, एक होगा कंटेंट क्रिएशन वाले हो गए, एक होगा कैरेक्टर क्रिएशन वाले जो उनके कैरेक्टर बन रहे हैं, बिल्कुल, उसके बाद एक होगा जो इंडरली खेल रहे होंगे ना, मतलब कुछ कोई प्ले करेंगे, प्ले टू अर्न वाला, बिल्कुल, एक होगा डेवलपर जो डेवलप करेगा, एक होगा उसकी टेस्टिंग करने वाला, एक होगा कैरेक्टर मेकिंग, शायद पीछे हो गया स्टोरी टेलिंग वाला हो गया, एक होगा उसकी ग्राफिक्स, कैरेक्टर तो अलग होगा, जो ग्राफिक्स बन रही है। और भी चीज है जिसमें होती है लोकलाइजेशन। वो ये होती है कि बहुत सी कंपनी जो है ना, जो लेट्स से अगर गेम बना रही है, वो कह रही है मुझे पाकिस्तानी ऑडियंस चाहिए, तो अब उनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, तो अब वो आपको गेम देंगे कि यार मेरी गेम को ना तुम पाकिस्तान के लिए लोकलाइज कर लो। अक्सर आपने देखा होगा एप्स पे कन्वर्जन हो गया यहाँ, अब वो जब गूगल से करते हैं ना तो वो इतना ठीक नहीं होता, क्योंकि गेमिंग के अपने लिंक होते हैं ना। तो इस तरह की कंपनी जो है वो फिर ये पे करती है कि यार ठीक है, तुम आके मुझे लोकलाइजेशन करो, यानी मुझे बताओ कि यार अभी क्लिक करें, ठीक है, ये अभी क्लिक करें, गूगल वाला आपको शायद ना बताए, खेलो और जीतो। अब ये जो उर्दू वाली चीजें हैं, ये एक नई एक वो चीज है कि यार लोकलाइजेशन। और सिमिलरली यहाँ से बैठे हुए आप बाकी लैंग्वेजेस की लोकलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये तो हमारा डिस्कशन होंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि अभी फर्स्ट टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। अगर कोई इसको भी चाहे कि समझ जाए कि यार गेमिंग इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, क्या किसी को फॉलो, मतलब क्या इसमें अपॉर्चुनिटी मेरे पास मौजूद है। एक ई-कॉमर्स का बंदा है, लेकिन उसको गेम का शौक था भैया, क्योंकि उसको हाइप चली तो वो अमेजोन में ई-कॉमर्स की साइड पे चला गया। अब मैं आपको इस वाले पार्ट पे ना, आपने बड़ा एक अच्छा वो हाईलाइट किया। आपको शायद अंदाजा होगा इस वक्त ना, जितनी भी दुनिया के अंदर मूवीज बनती हैं, ठीक है, सो मूवीज अपनी मार्केटिंग के लिए गेम पब्लिश करता है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं दुनिया के अंदर जिनके अंदर मार्केट प्लेसेस बनी हुई हैं ई-कॉमर्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ब्रांड है, उसकी शर्ट किसी को पहनाई हुई है, और मैं उसी को टैग करता हूँ कि यार आप ये खरीद सकते हैं इस शॉप से, तो आप क्लिक करें, ठीक है, तो आप क्लिक करके उसके ई-कॉमर्स स्टोर पे लैंड करते हैं, और उसी गेम के अंदर आप परचेजिंग कर सकते हैं। सो इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये तो बहुत कॉमन हो गया कि यार इंडिया की मार्केट को अगर हम देखें तो इंडिया की मूवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो इंडिया की इंडस्ट्री में यही हो रहा है कि वो जो मूवी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो गेमिंग को एज अ मार्केटिंग मीडियम यूज कर रहे हैं, और फिर वो उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बेसिकली जो बिलाल कह रहे हैं वो ये कि देखें, एक चीज़ है गेमिफिकेशन। सो गेमिफिकेशन ये होता है कि मुझे पता चल रहा है कि यार बच्चा जो है वो उसको मैंने सिखाना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक गेम बनाता हूँ,
और उस गेम के अंदर मैं उसे कहता हूँ कि जी ट्रेजर हंट है, आपको एक चीज मिल जाएगी लेकिन आपने दरवाजा खोलना है। अब वो जब जाना चाहता है तो वहां पे लिखा जाता है 4 × 8। अब जब तक वो उसका आंसर ठीक नहीं करता दरवाजा नहीं खुलता, ठीक है। नाउ ही इज बेसिकली गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसी तरह से मैं उसको लैंग्वेज सिखाना चाहता हूँ। तो द आइडिया इज कि हर चीज गेमिफाई हो सकती है, एंड गेमिफिकेशन इज समथिंग दैट ओवरराइड्स ऑल दीज इंडस्ट्रीज। आपकी प्रोडक्ट है, किसी टेलको की प्रोडक्ट है, वो कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट पे आके बंडल सब्सक्राइब करें। आप उस बंडल की सब्सक्रिप्शन का तरीका ये बना सकते हैं कि आप एक जर्नी बना दें, एक गाड़ी बना दें और उससे कहें कि जी यहाँ तक आओगे तो तुम्हें इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो इतने पॉइंट्स इतने MB फ्री में मिल जाएंगे। यानी आपने उसको गेमिफिकेशन कर दी। आप एजुकेशन में आ जाए तो आप कहते हैं यार ये एक स्कूल है, वो एक चीज़ पढ़ाना चाहता है, आए यार उसकी गेम बना देते हैं, ठीक है। आप बेवरेजेस का ब्रांड है, आपने कहा जी मैं पेप्सी कोक और मैं, तो आप कहते हैं यार मैं जिस तरह से कैंडी क्रश की आपने एग्जांपल दी, वो उसी के जो उनके पैक्स हैं टिन के वो मैं पूरे करूंगा, जब मैं पूरे करूंगा मुझे एक पेप्सी मिल जाएगी जो भी मुझे। अब वो गेमिफिकेशन का एक तरीका है जो कि हर इंडस्ट्री में अप्लाई हो सकता है। सो द आइडिया इज कि पहली चीज कि आप गेमिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्री एग्नोस्टिक। ई कॉमर्स में हूँ, मैं चीजें बेचना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाऊं जिससे वो चीजें गेमिफाई। गेमिंग आई टोल्ड यू कि यूनिवर्सल है और उसकी अडेप्टेबिलिटी बहुत आसान है। इवेंचुअली वो खेल तो गेम रहा है लेकिन वो पर्पस आपका सर्व कर रहा है। तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा जो आपका सवाल था कि जी हम कैसे एक बंदा आइडेंटिफाई करें कि किस इंडस्ट्री में जाना है या गेमिंग इंडस्ट्री में आना। मेरा सवाल ये था कि कैसे वो आइडेंटिफाई करे या किसको वो फॉलो करे कि जिससे वो, क्योंकि एक दफ़ा में तो कोई चीज़ समझ नहीं आती ना। मैं भी जब आपके पास आया था तो इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं दोबारा बात करूँ, फिर मेरा और मजीद अभी शायद 3 दफ़ा बैठूंगा। मैंने अभी मैं सिर्फ था गेम डेवलपर है, फिर जब आपसे बात करें तो मैं समझ आया 9 डिफरेंट इंडस्ट्रीज आपके साथ एसोसिएट है। ये एक गेमिंग सेगा नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो अब वो उसको भी समझने में मैच्योर होने के, जैसे मुझे टाइम लग रहा है कि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री से था और मैं गेमिंग पे बात कर रहा हूँ, तो उसको भी टाइम लगे। तो वो क्या, किन को फॉलो करे, किसको देखें, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर या कोई ऐसी यूडीमी पे कोर्स क्या ये टाइप करे जाके अवेयरनेस, एटलीस्ट सबसे पहले तो अवेयरनेस का ऑप्शन है ना। उसने कहा ठीक है 4 महीने की इंडस्ट्री है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो कहाँ से फॉलो किसको करें? अब ना आप सेगा वाला सारा, अब हम सेगा वाला ही सारी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सबसे इस इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा जो स्टेप लिया है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना वो है रिसोर्स डेवलपमेंट। पाकिस्तान के अंदर वही जो आपकी बात है कि लोगों को डायरेक्शन की कमी है। अगर डायरेक्शन है तो उनको रेलेवेंट लोगों से कनेक्टिविटी की कमी है। अगर वो भी है तो एक जगह नहीं है जहाँ पे आके वो बैठे बात करें, और फिर ये सारा कुछ करने के बाद उनको ग्लोबल एक्सपोजर जो देना है उसकी एक दान है, कमी है। तो दिस इज वेयर सेगा कम्स इन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड एनिमेशन। और इस सेंटर को हमने कराची और लाहौर में जो बनाया है उसका पर्पस ये है कि ये सारे एरियाज आइडेंटिफाई। सबसे पहले रिसोर्स बिल्डिंग, कि अभी पाकिस्तान में एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जो ये चाहता है कि वो इस इंडस्ट्री में आए, तो उसका बैरियर क्या है? उसको ट्रेन करने के लिए ट्रेनर्स नहीं हैं या उसको पता नहीं है कहाँ पे, उसके पास वही हार्डवेयर का मसला और बाकी चीज़ों का मसला। सो दैट इज सॉल्व नाउ। हमने कहा है कि जी टॉप 6 कोर्सेज इन गेमिंग एंड एनिमेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। हमारी प्रेमिसेस पे लर्न करना चाहते हैं प्रेमिसेस पे करें, ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन करें। आप उसके लिए रजिस्टर करते हैं, आप आते हैं, हम आपको 3 महीने के अंदर वो कोर्स 0 to whatever expertise level we've set वो हम आपको बताते हैं। At the end you are evaluated, और अगर आप सक्सेसफुली कंक्लूड करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। उस सर्टिफिकेट के बाद हम आपकी जॉब प्लेसमेंट का भी एक प्रोसेस है जो रन करते हैं। सो ये है रिसोर्स बिल्डिंग। इसके बाद हमारा एक कंपोनेंट है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने बैचलर्स कर चुके हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दे ईदर वांट टू गेट एम्प्लॉयड और दे वांट टू रन देयर ओन बिजनेसेस एंड स्टफ। वहाँ पर आता है हमारा इंक्यूबेशन का साइकिल, जिसके अंदर हमारा कोर फोकस ये है कि अगर 2-3 बच्चे इकट्ठे हैं और वो मिले और उन्होंने कहा यार मैंने एक गेम बनानी है या मैंने एनिमेशन की एक प्रोडक्ट बनानी है और उसको बेचना है, या मैंने अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाना है लेकिन मैंने बहुत हाई एंड कंप्यूटिंग मुझे चाहिए और ये सारा कुछ करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे कहते हैं कि आप आएँ और हमारे इंक्यूबेशन साइकिल का हिस्सा बने। उस साइकिल के अंदर 6 महीनों के लिए हम उनकी इनटेक करते हैं कराची और लाहौर में फिजिकली, और पाकिस्तान पूरे में कहीं से भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। इन 6 महीनों में हम उनको
इंडस्ट्री के जो बेस्ट मेंटर्स हैं, जिन्होंने कमाया भी है, बिजनेस भी किया हुआ है और वेटरन्स हैं जिनका सबको पता है, उनसे इन्हें कनेक्ट करवाते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप्स होती हैं, वो इनको बिल्ड करते करते उनके, जब आप एक नई कंपनी बनाते हैं तो आपके सारे मसले जो होते हैं ना वो बहुत छोटे से होते हैं। यार मुझे इसका नहीं पता, उसका नहीं पता, ये करूँ ना करूँ, लीगल क्या होगा, MOU कैसे करूँ, इसका ड्राफ्ट कौन देगा, NDA क्या होता है, मतलब जो एक बिजनेस के मसाइल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं और उसके बाद उनका प्रोडक्ट रेडी करते हैं। 6 महीने बाद हम इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, इन्वेस्टर्स के सामने उनको रेडी प्रोडक्ट पिच करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं और वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोस्ट आइडियली उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं कंसिडरिंग दैट। तो ये एक इंक्यूबेशन का साइकिल हो गया। इवन इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, दे स्टिल हैव कैपेसिटी टू नाउ गो एंड पब्लिश। गेमिंग के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि आप अपनी प्रोडक्ट बगैर किसी थर्ड पार्टी के आप जाके गूगल पे, ऐप स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। और आप इसी तरह से एनिमेशन है, आपने एक एनिमेशन बनाई या उसकी प्रोडक्ट बनाई, यू आर फ्री टू शोकेस। और जो तीसरा हमारा कंपोनेंट है वो है कम्युनिटी सेंटर का। हमने एक कम्युनिटी सेंटर बनाया है जिसके अंदर हम इन्हीं लोगों को, मेंटर्स को बुलाते हैं, हम कम्युनिटी के इवेंट्स करवाते हैं, लोगों को कनेक्ट करवाते हैं लाइक माइंडेड लोगों से, और ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है थ्रू आउट द ईयर, जिसमें हमारे गेम जैम्स हो रहे हैं, हमारे हैकाथॉन्स हो रहे हैं, हमारे मास्टर क्लासेस हो रही हैं। हमें अगर कोई आइडेंटिफाई होता है, कोई एक एक्सपर्ट किसी इंडस्ट्री का, हम उसको बुलाते हैं, हम कहते हैं यार आएँ और अपनी ऑडियंस यहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनसे कनेक्ट करें। एंड लास्टली वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब एक बच्चा जो है जो कि बाहर निकला है और वो इन दोनों में नहीं फिट इन होता, तो प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास दोनों सेंटर्स में 50 सीट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर वो आके वो अपनी सीट पे बैठ के अपना काम कर सकता है। एंड दैट इज़ कोवर्किंग स्पेस दैट वी हैव। तो ये जो सारी चीज़ें इकट्ठी करने का मकसद ये है कि हर वो एरिया जहाँ पर गेमिंग एंड एनिमेशन का इकोसिस्टम के बच्चे के लिए या प्रोफेशनल के लिए प्रॉब्लम था, उसको सेगा के अंदर हमने केटर फॉर कर दिया। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, बेसिकली इस पूरे आइडियोलॉजी का जो सेगा का मकसद है ना, वो एक क्लस्टरिंग करना है। बिकॉज पूरी एक इंडस्ट्री को बिल्डअप करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना, एंड देन व्हाट यू नीड इज एन आइडिया, ठीक है। सो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ने डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि हम जो गेमिंग या एनिमेशन दोनों के लिए जो सबसे की कंपोनेंट्स हैं हम सब पढ़ा रहे हैं। अब एक काम उसमें हम ये कर रहे हैं इस सेगा के अंडर कि हमने इन सारी क्लासेस के बच्चों को आपस में बिठाना है और उनको आपस में कनेक्ट करना है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्री प्रोडक्शन का कोर्स पढ़ा है जिसमें मैंने स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बोर्डिंग सीखा है, तो मैं अपनी एक स्टोरी बना के किसी 3D आर्टिस्ट के साथ बैठूं और उससे कनेक्ट करूं कि यार आप मुझे बताएं कि मेरा ये कैरेक्टर है, किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। और आप उस कैरेक्टर को उठा के एक यूनिटी डेवलपर या जो गेम डेवलपर है उनके पास जाते हैं कि यार इस कैरेक्टर से और इस स्टोरी को हमें गेमिफाई करना है या इसको हमने गेम में कन्वर्ट करना है। या एनिमेशन का भी सिमिलरली यही पाथवे है। तो हम उनको कनेक्ट करें ताकि हम वो इकोसिस्टम क्रिएट करें पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमारा टारगेट है कि हमने इस इंडस्ट्री को $500 मिलियन से एटलीस्ट $5 बिलियन तो हमने कोशिश करनी है कि इसको अगले 5-10 सालों में इसको ग्रो करें। तो वो ग्रोथ होगी तब जब आप ये शो करेंगे यार वो एक इकोसिस्टम बिल्डअप हो, वो लाइक माइंडेड लोगों को आप वो करो, ठीक है। सो इट्स अ क्लस्टर, ठीक है, जहाँ पे हम इनोवेशन भी करवा रहे हैं, जहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करा रहे हैं, फिर हम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कम्युनिटी इवेंट्स भी करा रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एन इकोसिस्टम। अच्छा, इसमें एक सवाल है मेरा जो स्टूडेंट के लेवल पर है, जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। अब सुबह से क्लास होती है 9 से लेकर 2 बजे तक उसके, तो क्या वो 3 बजे के बाद भी आके ज्वाइन कर सकते हैं? इज दिस पॉसिबिलिटी कि एक तो वो कहता है यार मैं यूनिवर्सिटी में छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं पार्ट टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए आ जाऊँ, कि मैं पूरा 8 घंटे आऊँ उसको सीखूँ, लर्निंग। अपॉर्चुनिटी की हमारे पास ये ऑप्शन है अभी? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। तो हमारी ये नहीं है कि सुबह आपने 9 बजे से ही, हमारी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत डिफरेंट बैचेस हैं। हमने उनको डिवाइड इस तरीके से किया हुआ है कि हर एक कोर्स हम हर टाइम पे कराएं विद इन द पैसेज ऑफ टाइम। उससे ये होगा कि कोई बच्चा है जिसको 3D आर्ट सीखना है और उसकी क्लास हमने 6 बजे के बाद रखी हुई, तो 6 बजे के बाद वो आ सकता है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं है उसके लिए। तो इन बैरियर्स को हमने कट डाउन करने के लिए ये किया हुआ है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रखी हुई है। फिर हमने ऑनलाइन भी रखा हुआ है
हमने ऑन साइट भी रखा हुआ है। तो वो सारी चीज़ों को करने का मकसद ही यही था कि ये जो बैरियर्स हैं स्टूडेंट्स के, ठीक, बिकॉज हम इनको बड़ा कीनली हमने ऑब्जर्व किया, हमने इस पे वर्किंग की, अपनी रिसर्च की कि यार इसको क्या रखना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की। इसके अलावा हमारे जो मास्टर क्लासेस होती हैं, हम लोग वीकेंड्स पे भी ऑन होते हैं। उसका रीज़न ये है कि वीकेंड संडे को भी ऑन है, सैटरडे संडे को भी हमारी क्लासेस हैं। सो उससे ये होता है कि वो बच्चे जिन्होंने क्लासेस मिस कर दी, और एक फ्लेक्सिबिलिटी हम और ये दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक रिक्वायरमेंट है 80% अटेंडेंस की, और आपने वो अटेंडेंस आपकी पूरी नहीं हुई ग्रेजुएशन क्राइटेरिया के लिए, सो हम एडिशनल क्लासेस आपके लिए कराएंगे। जो टॉपिक्स आपने मिस कर दिए हैं तो आप बेशक एक एडिशनल क्लास ज्वाइन करके वो टॉपिक सीखो और अपनी अटेंडेंस पूरी करो और आप ग्रेजुएट हो हमसे। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज द की, और हमने काफ़ी इंश्योर किया कि हम सारी फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेजुएट से क्या मुराद है, आप क्या डिग्री देंगे उसकी कोई? ग्रेजुएशन से हमारी मुराद ये है कि हमारे जो ट्रेनिंग है उससे ग्रेजुएशन, बेसिकली कॉल इट अ ग्रेजुएशन, बट इट्स लाइक अ कंप्लीशन ऑफ और क्वालिफाइंग आर क्राइटेरिया जो हमने सेट किया हुआ है। सर्टिफिकेशन ही कहेंगे ना उसको। बिल्कुल सर्टिफिकेशन, बट इन आवर टर्म्स इट्स कॉल्ड ग्रेजुएशन। मतलब वो एक हम टर्म यूज करते हैं कि यार ग्रेजुएट हो गए हैं। So it's not about, क्योंकि graduation एक generic term है, it's not about the bachelor degree that we provide them a training certificate, but our graduation criteria means कि यार ये चीज़ें जब वो पूरे करेंगे तो तब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब उसका ऐसा नहीं कि वो आया और नहीं आया फिर भी मिल जाएगा। अच्छा, सेकंड आखिरी सवाल मेरा ये था इसमें कि क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया से मुराद है कि क्या हमने कुछ रखा है कि बस उसको डेवलपिंग आनी चाहिए या फिर उसको कंप्यूटर आना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली द क्राइटेरिया, या क्या एजुकेशन होनी चाहिए? देखिए, हमारे पास अभी जो एक पहला बैच हमारा चल रहा है उसमें हमारे पास एक एज ग्रुप जो है वो है 10 साल का बच्चा और एक है 60 ईयर्स ओल्ड। यानी आप इस तरह से देखिए कि इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है लर्निंग का, और लर्निंग हमेशा ऐसी होती है। अब हमारा जो प्री रिक्विजिट है, जो खा रहा था मैंने कहा एक के 10 साल हुए और एक के 10 साल रह गए, ऐसा बोल देता। हाँ, लेकिन वो जो साहब है वो मतलब माशाल्लाह बहुत सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी एनर्जेटिक। देखिए, वही बात है कि देयर इज अ रीजन एवरीबॉडी इन डिफरेंट एज। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी एक कांस्टेंट स्ट्रगल होती है कि हम बेहतर हों, अपने आप को बेहतर करें, अपने फाइनेंसेस को बेहतर करें। तो ये सोच जो है ये मतलब एज अर्ली एज यू नो, और वो ऑफ कोर्स उसमें थॉट ये है कि आप अगर अपने करियर के लिए या अपनी किसी चीज़ के लिए या सेल्फ यू नो अवेयरनेस और उसके लिए करना चाहते हैं तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो आपका जो सवाल है उसमें यह है कि हमारा 4 कोर्सेज हमारे ऐसे हैं जिनका प्योरली ताल्लुक है क्रिएटिविटी से, और वहां पर हमारा कोई बैरियर नहीं। आपने एफएससी की, ए लेवल किया, ओ लेवल किया, कुछ भी पढ़ाई नहीं की, यू आर ओके टू कम एंड जॉइन दोज कोर्सेज, क्योंकि हमने वो डिजाइन इस तरह से किए हैं कि दोज आर कोर्सेज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स, एंड एज ईच मॉड्यूल प्रोग्रेसेस आपकी भी प्रोग्रेस ऊपर चलती जाती है। लेकिन हमारे पास 2 टेक्निकल कोर्सेज भी हैं जिनके अंदर आप अनरियल और यूनिटी, ये वो ऐसे कोर्सेज हैं जिनके प्री रिक्विजिट हैं। अगर आप वो ऑप्ट कर लेंगे और आपके पास बैकग्राउंड नहीं होगा तो प्रोबेबली आप उस स्पेस से नहीं चल सकते जिस तरह से वो डिजाइन है। तो 2 कोर्सेज अनरियल और यूनिटी का हमारा प्री रिक्विजिट ये है कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग या बेसिक कंप्यूटर्स का नॉलेज हो, और बाकियों के लिए हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए। एक और है जैसे एजेंसी जॉनर कहते हैं, हम 3 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, गेम खेलते हैं, वो आके 2-3 सीट लेना चाहे, मतलब इंडिविजुअली एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करना चाहिए और हमारा एक आइडिया है, हम ये कुछ डेवलप करने का सोच रहा, पता नहीं कैसे करते हैं, वो क्या 3 लोग आके 5 लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली? उनको कुछ कोई हमारे पास उनका क्राइटेरिया मैं मानना जानना चाहता हूँ कि वो क्या, उन्होंने कंपनी, उनका एक आइडिया है, मतलब वो उनके पास एक आइडिया है, 3 लोग हैं, वो आना चाहते हैं बैठ के, तो मेरे पास कुछ दोस्त हैं तो वो आना चाहते हैं 3 लोग बैठ के, वो क्या क्राइटेरिया होगा उनकी, कोई डॉक्यूमेंटेशन? उसका क्राइटेरिया ये है कि ऑल दे हैव टू डू कि अगर उनके पास आइडिया भी है, क्योंकि हम एक्सेलरेटर नहीं है, हम इंक्यूबेशन है, तो इंक्यूबेशन में हमने एक ये चीज़ इंश्योर करनी है कि यार जिन लोगों के आइडियाज़ भी हैं हम उनको भी केटर करें और उनको भी फैसिलिटेट करें। सो उसके लिए हमारा बेसिक क्राइटेरिया एज सच कुछ नहीं है, आप पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आपके पास आइडिया है जो कि गेमिंग और एनिमेशन के किसी एक वर्टिकल में फॉल करता है, आप हमारे ऑनलाइन sega.com.pk या sega.pk पे जाएं, हमारे इंक्यूबेशन साइकिल के लिए अप्लाई करें और आप उसका एक बिजनेस प्लान बनाएं। बिकॉज
हमारी फिर एक जजमेंट पैनल होता है जो एवेल्युएट करता है कि यार आइडिया कैसा है, फाउंडर्स कैसे हैं, इसके अलावा उनका बिजनेस प्लान कैसा है। सो अगर वो चीज़ें डेवलप करते हैं, एक हमारे जो पैनल है वो उनको पास करता है, तो दे कैन बिल्ड देयर ओन कंपनी इन सेगा। सेकेंडली हम इनके लिए हम एक काम ये भी कर रहे हैं कि हमारी रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप्स होंगी अबाउट बिजनेस और मोनेटाइजेशन ऑफ गेम्स एंड एनिमेशन। तो उसमें उनको ये पता लगेगा कि यार जैसा आपको अभी तक नहीं आइडिया था कि यार इसमें आप किस किस तरीके से पैसे बना सकते हैं। सो ऑल दीज मतलब जो नॉलेज थी जो आज आपने गेन की, वी वांट टू ट्रांसफर दिस नॉलेज टू द स्टूडेंट्स और द पीपल हु वांट टू कम इनटू दिस बिजनेस, ठीक है। और वो ऐसे ही होगा कि वो हमारी वर्कशॉप्स पे साइन अप करें, वो अटेंड करें हमारी वर्कशॉप्स, एंड विल इनवाइट इंडस्ट्री पीपल जिन्होंने ये वाली जो बातें हमने बताई आपको, जो एक्चुअल में करते हैं वो आके बताएंगे कि अच्छा आपने फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन से कैसे पैसे बनाने हैं, आपने आईपी रजिस्ट्रेशन से कैसे पैसे बनाने हैं, आपने गेम डेवलपमेंट से कैसे पैसे बनाने हैं, आपने एनिमेशन की मोनेटाइजेशन से कैसे बनाने हैं, आपने 3D कैरेक्टर सेलिंग से कैसे पैसे बनाने हैं, या मार्केट प्लेस से कैसे पैसे बनाने हैं। सो दैट्स ऑल्सो इन आवर पाइपलाइन। तो डेफिनेटली विल इनकरेज एवरीवन कि जब भी हमारा कोई इवेंट हो, कोई वर्कशॉप हो, सो वो सारे लोग आएँ जो इंटरेस्टेड हैं इन फील्ड के अंदर, और हमारे एक्सपर्ट्स, और हम इंशाल्लाह उनको जरूर फैसिलिटेट करें। वेबसाइट पे आपके नोटिफिकेशन आते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ऐसा? हमारी कम्युनिटी जो है ना वो सारे सोशल्स पे अवेलेबल, ज्यादातर डिस्कॉर्ड पे होते हैं, तो हमारा डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड पे हमारे पास इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे एक्टिव कम्युनिटी है, फेसबुक पे भी, यूट्यूब वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन है, और हम ये भी सोच रहे हैं कि हम व्हाट्सएप की एक लार्जर कम्युनिटी भी बनाएं ताकि जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो करें, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और काफ़ी हमें इंटरेस्ट वहाँ से आ रहा है। एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स के ये करियर पाथवे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो सेंटर है, ये जो ट्रेनिंग्स दे रहा है, दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव। सो हमें जो ये सारा हम चाहते हैं कि हम इस लार्जर कम्युनिटी को बिल्ड करें, और इसमें फिर ये हो कि जहाँ जहाँ जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर सबको डिस्कवरी हो रही हो, और नेचुरली द आइडिया है इसके जब तक लोगों को मालूमात नहीं सही तरह से पहुंचेंगी, वो उनकी अवेयरनेस उस तरह से नहीं होगी। सो इसी सिलसिले में वी आर आल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट विद पीपल लाइक यू, ताकि आपके थ्रू भी हमारा मैसेज जाए लोगों तक। और आई थिंक यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। वंडरफुल, बिल्कुल। एक सवाल मेरा भी बाकी है, एक ये तो है कि वो आगे, और दूसरा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फंड चाहिए होता है कि होता है यार हमारे पास फंड नहीं, आइडिया अच्छा है, तो क्या इज देयर एनी ऑप्शन कि वो आपके पास आए कि गेम का उसने कोई प्लान किया और वो फंड भी हमारे पास वहाँ से अवेलेबिलिटी हो सकती है? अच्छा देखिए, फंडिंग की जहाँ तक बात है तो हम डायरेक्टली फंड नहीं कर सकते किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी एनिमेशन स्टूडियो को, बट व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन कनेक्ट देम विद द राइट पीपल। फॉर एग्जांपल अगर उनका आइडिया एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, सो जो एनवायरनमेंट के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, या कोई एनजीओज काम कर रही हैं, सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट देम विद आवर रिसोर्सेज। बिकॉज इस पूरे, मैंने स्टार्ट में सर आपको सारी कंपनीज के नाम बताएं कि हमारे पास कितनी कंपनीज कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं। सो हमारी रीच बहुत ज़्यादा है अक्रॉस द कंट्री, और हम में से कोई भी उनको किसी भी चीज़ किसी के साथ कनेक्ट करके उनकी फंडिंग का कुछ ना कुछ उनको हेल्प आउट कर सकता है। अब फंडिंग के लिए सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम है इग्नाइट का, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी इग्नाइट देख रहा है। इग्नाइट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है पाकिस्तान स्टार्टअप फंड। अब वो ये कर रहे हैं कि अगर आपने आपने कोई किसी वेंचर कैपिटल से कोई फंड रेस कर लिया, ठीक है, हम फंडिंग में ये कर रहे हैं कि हम आपको इन्वेस्टर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। हम आपको 6 महीने इंक्यूबेशन में तैयार कर रहे हैं कि आपकी एक पिच बने, और आपको इन्वेस्टर्स के सामने बिठा के, जो कि जेन्युइन इन्वेस्टर्स या पब्लिशर्स हैं, उनके सामने आप अपने आइडिया को या आपने जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप पिच करें, ठीक है। आपको की गेमिंग के अंदर आपको कोई ज़्यादा फंड्स रिक्वायर्ड नहीं होते। ऑल यू नीड इज़ एन आइडिया। अगर आपके पास आइडिया है और आपके पास कुछ बेसिक टूल्स हैं तो आप उसको यूज करके, और अगर आप लॉन्च करना है उस पे तो कोई फंड चाहिए नहीं एक्चुअल में। हाँ, गूगल प्ले पे तो आपका बेसिकली उसमें आपका सिर्फ टाइम ही चाहिए। अगर फंड चाहिए तो पीसी के लिए चाहिए था, पीसी आप प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर रिसोर्सेज के लिए चाहिए था तो एग्जैक्टली। तो वो आप डेफिनेटली हमारे सेंटर के अंदर आके जो हमारा रेंडर लैब है उसको भी यूज करके आप कुछ बिल्डअप कर सकते हो। तो है नहीं जिसमें प्रोडक्ट बनेगी, तो एग्जैक्टली शायद सवाल मेरा सही हो गया कि वो
फंड इसमें इतना चाहिए नहीं होगा। Exactly. स्टार्टअप होता है तो उसने कोई प्रोडक्ट बनाई है, उसको स्केल करना है, बिल्कुल। तो फंड आएगा। तो अब देखिए एनिमेशन के अंदर आपको शायद फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ज्यादातर। उसका रीजन ये होता है कि एनिमेशन की रिसोर्सेज बहुत महंगी है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। बट गेमिंग के अंदर ना फंड का इतना बड़ा, जिस तरह मैंने बताया कि यार जिस तरह मैंने अपने एक दोस्त का आपको जिक्र किया, तो उसके पास कोई फंडिंग नहीं थी, उसकी जॉब भी चली गई थी, उसके बावजूद भी वो 100 बंदों की कंपनी बना गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो आपको इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए भी नहीं। हाँ, बट हम ये करते हैं कि आपको उन 6 महीने के अंदर हम विल गेट यू रेडी टू पुट यू इन फ्रंट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स दैट वी हैव इन आवर सर्कल, ताकि आप उन इन्वेस्टर्स के सामने पिच करें, एंड अगर आपको कोई फर्दर फंडिंग चाहिए या कुछ चाहिए तो वो आपको हेल्प आउट करें उन फंडिंग को दिलवाने में। और उसमें मैंने जिस तरह बताया कि पाकिस्तान स्टार्टअप फंड भी आपको सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान स्टार्टअप फंड ये करता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए लिए एक इन्वेस्टर से 10% के अगेंस्ट, ठीक है, सो पाकिस्तान स्टार्टअप फंड ये करता है कि यार आप एक काम करो, आप उनको 7% दे दो, हम आपको 3 लाख रुपए 3 रुपए मैं दे देता हूँ, 7 रुपए आप उस इन्वेस्टर से पकड़ लो, ठीक है। सो आपकी इक्विटी भी आपके लिए बचा देता है। सो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, बट उसके लिए ये है कि आप एटलीस्ट किसी से फंडिंग रेस करो। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, बट डायरेक्टली हम किसी को फंडिंग नहीं दे रहे, बट हम आपको वो सारी चीज़ें आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मेंटोर चाहिए, वो हम आपको सारा। मुझे नहीं लगता कि शायद आपसे बात करने के बाद मुझे आइडिया कि फंड तो ये तो डिजिटल है सारा, इसमें तो एक्सलेट वो हाँ, आपको कोई बड़ी मशीनरी नहीं लगानी, आपको कुछ बड़ा ऑफिस नहीं लगाना, ठीक है, आपको कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स वगैरह होते तो फिर हम बोलते हैं कि फंड चाहिए होता है। अच्छा, एक चीज मैं और भी ऐड कर देता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी हम ये भी देते हैं, और ये इग्नाइट की तरफ से एक प्रोग्राम है। इग्नाइट ये करता है कि हर साल जितनी भी ग्लोबली बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सो उसमें पाकिस्तान के जो NICs के अंदर या इवन जो कोई जेनेरिक स्टार्टअप भी है, सो वो अप्लाई करके इन प्रोग्राम्स के अंदर जा सकता है। ये जायटेक्स भी जाते हैं, लीप भी जाते हैं, गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस होती है सैन फ्रांसिस्को में, उधर भी जाते हैं। डिसरप्ट एक इवेंट होता है सैन फ्रांसिस्को में, उधर भी जाते हैं। कोल्यूजन इवेंट होता है, वेब समिट्स होते हैं पुर्तगाल, कनाडा। सो अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी इवेंट्स होते हैं, तो इन स्टार्टअप्स को हमारे साथ ज्वाइन करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि वो उनके लिए ये वाली सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अगर उन्होंने अपना प्रोडक्ट उठा के दुनिया में कहीं भी शोकेस करना है, सो दे कैन ऑलवेज अप्लाई टू दीज प्रोग्राम्स, और उन प्रोग्राम्स के थ्रू वो पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट को उठा के दुनिया में कहीं भी डिस्प्ले कर सकता है। अच्छा, मुझे आप लोगों से ये था कि कोई जाते जाते कोई ऐसा मैसेज जो मैंने सवाल ना किया हो, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात जो कि व्यूवर्स के लिए, क्योंकि हम स्किल बेस होते हैं, तो मेरा आज समझ लें कि 101 हो गया, मैं वहाँ लिखवाना पड़ेगा, तो एक स्किल हमारे पास और ऐड हो गया जो कि गेमिंग का स्किल है, जो मैंने आज तक अपनी 100 पॉडकास्ट में कवर नहीं किया। तो मुझे नहीं आइडिया कि हो सकता है मेरे लिए तो नई बात है, तो कोई ऐसी बात जो मैंने ना की हो, कोई ऐसा मैसेज तो आप हमारे व्यूवर्स जो कि सारा ई-कॉमर्स का इंडस्ट्री में और गेमिंग पे स्किल्ड बेस ही है मेरा जितना भी है। देखिए, मेरा मैसेज तो ये होगा इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सेवा कि सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री को, जो गेमिंग एनिमेशन की इंडस्ट्री है, दिस इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग पोटेंशियल इंडस्ट्री। इसके अंदर पाकिस्तान में ये जो सेंटर्स बने हैं, इसको एक्सप्लोर करें, इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें। इसका स्केलेबिलिटी और पोटेंशियल बहुत अच्छा है। दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम पाकिस्तान एंड स्केल अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि आप जब गेम पब्लिश करते हैं या एनिमेशन की कोई चीज़ बनाते हैं, हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं जिनमें छोटे छोटे स्टूडियोज जो हैं, आप बहुत बड़े बड़े पब्लिशर्स के साथ काम कर रहे हैं। सो द अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी बिग, इसको एक्सप्लोर करें, और इससे रिलेटेड अगर वो एक्सप्लोर करके कोई किसी जगह पे पहुंचते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, then do please sign up for our training and our incubation and our community events so that we can connect them and nurture this talent. सारा जो हमारा वो है कि डिस्कवरी जो है, वो एक जो तजस्सुस होता है, वो उसको प्लीज़ इस फील्ड के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, so that if they find it interesting, we are here to support them on their journey. So basically मैं भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर जो मतलब एक तूफान आने से पहले ना हमेशा एक कम थोड़ी सी हवा आती है, और सो वो हवा पाकिस्तान में आ चुकी है, ठीक है। द रेवोल्यूशन इज अबाउट टू बिगिन फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, एंड दिस इज द टाइम कि यार जितने भी यंगस्टर्स हैं जो हमें देख पा रहे हैं इस वक्त, या जिन तक हमारा मैसेज पहुंचा है,
सो गेट इनटू द क्रिएटिव इंडस्ट्री, बिकॉज जितना इसका पोटेंशियल है, आई थिंक बाकी कोई किसी इंडस्ट्री का इतना पोटेंशियल शायद ना हो जितना इसका पोटेंशियल है आगे एक डेकेड के लिए एटलीस्ट, ठीक है। सो आई इनकरेज एवरीवन कि यार वो सेगा के बारे में पढ़े, वो सेगा के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें, हमारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो इवेंट्स हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, ताकि इस पूरे रेवोल्यूशन को समझ सकें कि पाकिस्तान में कितना बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है क्रिएटिव इकोसिस्टम के अंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अब इट्स ऑल डिपेंड कि लोग क्या कमेंट्स आते हैं, कि आपके जो भी कमेंट्स हैं तो वो मेंशन करें और हम रिप्लाई उसका करेंगे, और जो भी आएगा सीन। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी और भी हमें इस पर बैठक करनी चाहिए। हमारे पास दानियल भी मौजूद हैं और डिफरेंट लोग भी मौजूद हैं, हम उनके साथ। और अगर ये इंडस्ट्री में आपको पसंद आए, इंटरेस्ट है, तो बिकॉज जब गाड़ी चलती है ना तो गाड़ी के अंदर फ्यूल के बगैर नहीं चलती। तो आपका जो कमेंट है, लाइक है, वो दैट्स द फ्यूल। तो अगर आप कमेंट करेंगे, उसको बस आपने देख लिया और चलेगा, कमेंट नहीं किया या लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया, तो हमारा फ्यूल ही बनेगा। तो अगर आप इसमें मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं और मज़ीद इस पर पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और इट्स ऑल डिपेंड, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। फ़िलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।